कैसे हो बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री सेशन के अंदर एक नया चैप्टर आप कह सकते हैं, ठीक है। आप एक नया चैप्टर मान के चल सकते हैं उसे। तो उसका मैं आपको पार्ट 1 जो है यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। तो कुछ चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे कि किस तरह से जो है अंग्रेज़ों का आधिपत्य फिर धीरे धीरे होने लग गया। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो 1757 से 1857 तक है। 1757 से लेकर 1857। अब आपको पता होना चाहिए कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, तो वहाँ तक के हम पैटर्न को पढ़ेंगे। थोड़ा हम वहाँ तक समझेंगे कि वहाँ तक कैसे पहुँचे, और उस समय जो है उनकी नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा किस तरह का था जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था। ठीक। तो सबसे पहले तो भारत के विशाल साम्राज्य को हथिया लेने के बाद इस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उपयुक्त तरीके ईजाद करने पड़े। अब आप जानते ही हैं पीछे कितने सारे शासकों से लड़ना पड़ा, कई राज्यों को हराना पड़ा, तब जाके जो है अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य यहाँ पर चलाया। तो 1757 से और 1857 तक, 1757 से 1857 की लंबी अवधि के दौरान कंपनी की प्रशासनिक नीति अक्सर बदलती रही। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि पिछले वाले उसमें कि जैसे उनकी नीतियां पहले बदली, तो कुछ ना कुछ 1757 से 1857 के बाद भी कुछ नीतियां बदली होंगी। अब यहाँ पर इस दौरान जो है उन्होंने अपना सबसे पहला जो लक्ष्य था वो कभी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। और वे लक्ष्य कौन कौन से थे? सबसे पहला तो कि जो मुनाफे थी, जो कंपनी मुनाफा कमा रही थी, उसमें बढ़ोतरी की जाए। भाई वो किस मकसद से आए थे? वो भारत पर व्यापार करने के मकसद से आए थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर जो है एक देशभक्ति की विचारधारा नहीं है, आपस में ही जो है अच्छा सामंजस्य नहीं है। तो फिर वो जो है अपना प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा भी यहाँ पर स्थापित करने में, एस्टेब्लिश करने में जो है सक्सेस रहे। तो कंपनी के मुनाफे में, जो उनके पहले से ही लक्ष्य थे कि कंपनी में के मुनाफे में वो बढ़ोतरी चाहते थे, भारत पर अधिकार को ब्रिटेन के लिए फायदेमंद बनाना, ताकि जो है कि कि अब देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि आर्थिक नीतियां, आपने एक वर्ड मेरे मुंह से सुना कि आर्थिक नीतियां, तो इन्होंने इकोनॉमिकल जो एस्टेब्लिशमेंट किया वो हमारे भारत में रह के किया, और लेकिन किसका हुआ? हमारे भारत का नहीं हुआ, ब्रिटेन का हुआ। ठीक है। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि भारत पर अधिकार करके और ब्रिटेन के लिए फायदेमंद बनाना, और भारत पर ब्रिटिश पकड़ को कायम रखकर उसे सुदृढ़ बनाना, ये तीन ही इनके लक्ष्य थे। अब इसी लक्ष्य के इसके अतिरिक्त भी इनके बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन इनके जो मेनली जो मुद्दे थे उनमें से ये तीन जो लक्ष्य थे, जो तीन जो टारगेट थे, वो बहुत अहम टारगेट थे इनके लिए। अब आप जानते हैं कि सरकार जब बन जाती है तो अब अंग्रेजों के ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पर आ गया, तो फिर उनके बीच में एक नीतियाँ बनने लग गई, प्रणालियाँ बनने लग गई कि अब सरकार का ढांचा किस तरह का होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सरकार का ढांचा किस तरह का था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने 1765 में जब बंगाल पर नियंत्रण किया, तो इसके प्रशासनिक ढांचे में कोई नया परिवर्तन करने का उनका नाम मात्र का भी कोई इरादा नहीं था। जब उन्होंने बंगाल में अधिकार किया था, जब उन्होंने बंगाल पर अपना नियंत्रण कर लिया, तो फिर 1765 में उनको ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं करने का इरादा था। वो सिर्फ अपना लाभकारी व्यापार जारी रखना चाहते थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब वो फर्स्टली आए थे तो वो इस वजह से आए थे कि हम सिर्फ यहां पर व्यापार और सिर्फ व्यापार ही करना चाहते हैं, उससे बढ़कर उनका कोई मकसद था ही नहीं। ठीक। तो उनकी यह थी मंशा, उनकी मंशा भी यह थी कि कर वसूल कर उसको इंग्लैंड भेजते रहे।
भाई मैंने आपको कहा कि वो भारत पर व्यापार करके भारत की आर्थिक स्थिति को दबा करके और इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाह रहे थे, ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाह रहे थे। ठीक है, तो 1765 से 1772 दोनों सरकार एक साथ काम कर रही थी। अब देखिए, इंग्लैंड की सरकार भी और भारत की सरकार भी जो है, दोनों सरकारें जो भी सरकारी ढांचा उन्होंने बनाया था वो दोनों एक साथ काम कर रहा था। भारतीय अधिकारियों को पहले की तरह काम करने की अनुमति थी, लेकिन वे ऐसा ब्रिटिश गवर्नर तथा अधिकारियों की देखरेख में ही कर सकते थे। देखिए, हम गुलाम थे, टोटली आप ये मान सकते हैं कि हम गुलाम थे। तो हमें वही चीज मानने पड़ेंगे जो हमारे ऊपर जो साम्राज्य कर रहा है, जो अधिकार कर रहा है। ठीक है, अगर आप राजगद्दी पर हैं और आप इतने सक्षम हैं कि आपकी पकड़ इतनी मजबूत है कि आप अपनी प्रजा को जो है उससे काम निकलवा सकते हैं, तो आप शासक हैं। लेकिन ये लुटेरे थे। ये लुटेरे इसलिए थे क्योंकि इन्होंने हमारे भारत पर रहकर यहाँ पर व्यापार करके और यहाँ की इकोनॉमी को नहीं बढ़ाया। अगर आप राजगद्दी पर बैठे हैं, आप सरकार चला रहे हैं, तो आपका एक बोलते हैं कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि उस देश की आर्थिक नीतियों को भी ध्यान में रखा जाए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो भारतीय अधिकारियों के पास दायित्व थे लेकिन अधिकार नहीं थे। मैंने पहले ही आपको कहा, उनके पास अधिकार नहीं थे, उनके पास सिर्फ दायित्व थे। उनको दायित्व सौंपे गए कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अधिकार कुछ नहीं थे। तो इसके विपरीत कंपनी के अधिकारियों के पास अधिकार पूरे थे लेकिन उनका कोई दायित्व नहीं था। अब उनके पास अधिकार था, उनके पास पावर थी, वो सत्ता में थे एक तरफ से, तो वो जो है उस पावर का क्या कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे कि वो भारतीयों को जो है सिर्फ दायित्व देते थे और बाकियों को जो है वो क्या कर लेते थे, अपने ऊपर जो है वो कोई दायित्व नहीं रखते थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती थी। तो दोनों ही तरफ के अधिकारी भ्रष्ट और दुराचारी लोग थे। अब देखिए, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि ये कुछ इस तरह से ही है कि कहते हैं कि जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा आ जाती हैं तो हो सकता है कि आपको जो है अच्छा मुनाफा मिल रहा हो, अच्छा आप कमा रहे हों, आपके पास दायित्व ज़्यादा हैं तो आप अच्छा कमा रहे हों, तो आप भी भ्रष्ट हो सकते हैं, आप भी दुराचारी हो सकते हैं। तो वैसे ही जो है भारतीय भी जो हैं भ्रष्ट हो गए थे, दुराचारी हो गए थे। तो वैसे ही अंग्रेज भी जो हैं, ये अंग्रेज तो पहले से ही दुराचारी थे, ये भी दुराचारी हो गए, ये भी भ्रष्ट हो गए, क्योंकि इनके पास सिर्फ क्या था, अधिकार था। तो इन्होंने इसका दुरुपयोग तो किया होगा। तो 1772 में कंपनी ने दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दी और बंगाल का शासन अपने हाथ लेकर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। अब इन्होंने ये जो ड्यूअल सिस्टम था जिसमें उन्होंने भारतीय अधिकारी रखे हुए थे, सामंजस्य से वो काम कर रहे थे, कुछ दायित्व तुम लो, कुछ अधिकार हमारे पास हैं, तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, हमारे पास अधिकार हैं, हमारे पास दायित्व नहीं है, तुम्हारे पास दायित्व है। ठीक है, तो ये उन्होंने जो है 1772 के बाद इसको बंद कर दिया और पूरी तरह से बंगाल पर अपना अधिकार कर दिया और अपने ही अधिकारी नियुक्त कर दिए। लेकिन विशुद्ध रूप से व्यापार करने वाली कंपनी में जो निहित बुराइयां होती हैं स्पष्ट झलकने लग गई। मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो है उस शक्ति का दुरुपयोग किया, उस बुराई के मार्ग पर जो है ये चलते रहे। अब इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका ढांचा पूर्वी देशों से व्यापार के लिए बनाया गया था। इसके साथ ही इसका सर्वोच्च अधिकारी भारत से हजारों मील की दूरी पर इंग्लैंड में रहता था। अब देखिए, इतने हजारों मील दूरी से जो है हमारे देश की पकड़ को, हमारे देश को चलाया जा रहा है और हमारे देश के शासक तो पहले ही जा चुके थे। तो इन्होंने अपनी आर्थिक नीतियां, अपनी राजनीतिक सत्ता, हर चीज यहां पर कर ली, क्योंकि इनको पता लग गया था कि यहाँ पर कोई सामंजस्य नहीं है, यहाँ पर कूटनीतिक व्यवहार चल जाएगा। तो इसके बावजूद करोड़ों लोगों के ऊपर अपने राजनीतिक आधिपत्य कायम कर लिया गया। मैंने आपको बताया
इन्होंने जो है, जब इनको लगा कि ये तो एक व्यापारी के रूप में आए थे, लेकिन जब इनको लगा कि भाई यहाँ तो बढ़िया है, यहाँ राजनीति करनी चाहिए, हमें यहाँ के राजनीतिक ढांचा बनाना चाहिए, यहाँ पर प्रशासनिक उसको बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो इस असामान्य स्थिति के कारण ब्रिटिश सरकार के आगे अनेक समस्याएं खड़ी थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके साम्राज्य का ब्रिटेन में बैठे कंपनी के अधिकारीगण हजारों मील दूर से किस तरह नियंत्रण करें। अब ये भी सोचने वाली बात है कि उन्होंने कहा कि भाई कि हम इतने दूर से कैसे हम इसको नियंत्रित करें। भाई आप तो भारत में हैं और हम हजारों मील दूर रह रहे हैं, तो हम कैसे इसे नियंत्रित करें। तो फिर इन्होंने क्या किया कि भारत में स्थित अधिकारियों और सैनिकों की विशाल संख्या पर किस प्रकार से अंकुश रखा गया है, यही इनका क्वेश्चन था। बंगाल, मद्रास और बंबई के बिखरे हुए कंपनी के अधिकार क्षेत्रों के लिए भारत में एक ही नियंत्रण केंद्र किस प्रकार स्थापित किया जाए। ये इनके 3 लक्ष्यों में से एक लक्ष्य यही हो गया कि जो ये शासन करना चाह रहे थे, जो ये अधिकार अपने पास रखना चाह रहे थे, पूर्ण रूप से अधिकार अपने पास रखना चाह रहे थे, दोहरी व्यवस्था को इन्होंने समाप्त कर दिया। तो इनकी मंशा कहीं ना कहीं इसी तरह की थी कि इंग्लैंड में बैठा हुआ अधिकारी जो है यहाँ के भारतीय को कैसे कायम करे, कैसे उन पर नियंत्रण रखे, कैसे यहाँ की विशाल सेना सैनिकों पर और अधिकारियों पर अंकुश रखा जाए, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहली, सबसे विकट और सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी, जो पहली समस्या थी वो सबसे विकट थी। इसके अलावा यह समस्या ब्रिटेन में जारी दलगत और संसदीय 5 दांव पेच से अंग्रेज राजनेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से और अंग्रेज व्यापारियों के व्यापारिक लोभ से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी कि किस तरह से उनके अंदर एक लालच आ गया था, एक लोभ आ गया था कि वो जो है भारत के सारे व्यापारी उनको अपने नियंत्रण में लेना चाह रहे थे। टोटल मिला के आप ये मान सकते हैं कि वो पूरे भारतीय क्षेत्र को ही क्या है, वहां पर क्षेत्राधिकार करना चाह रहे थे। शुरुआत में इन्होंने जो है यहाँ के शासकों को हराया और वहां अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ाया, और फिर इनकी मंशा ये हुई कि हम इस पूरे देश पर ही अधिकार कर दें और जो हमारे इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत बनाया जाए, ठीक। तो बंगाल के भारी संसाधन कंपनी के हाथों में आ गए। इनके मालिकों ने फौरन ही लाभांश की दर बढ़ाकर 1767 में 10% कर दिया। 1767 में 1765 से कहाँ उन्होंने बंगाल पर अपना अधिकार किया था, वो उस समय कुछ जानते भी नहीं थे, और 1767 आते आते उन्होंने जो है 10% वहां पर कर बढ़ा दिया। 1771 में इन्होंने फिर ये 12.5% कर दिया, और उसके बाद फिर इन्होंने जो है तोहफे के रूप में इन्होंने तेजी से धन कमाया। धन कमाते रहे, और क्लाइव जब 34 वर्ष की आयु में इंग्लैंड लौटा, रॉबर्ट क्लाइव, जिसका नाम आपने पहले ही सुना है, रॉबर्ट क्लाइव, तो उसके पास इतनी संपत्ति थी कि उसे प्रतिवर्ष 40,000 पाउंड की आय हो सके। अब देखिए, इतना लूट के ले गए हमारे देश पे इतने सालों तक। और रॉबर्ट क्लाइव ही एक ऐसा व्यक्ति था जो इतनी पौंड में, आप बोल सकते हैं 40,000 पाउंड की बात कर रहे हैं आप, इतना पूरा जो है, इससे भी ज्यादा जो है वो संपत्ति यहां से इंग्लैंड लेके जाए। जब इंग्लैंड लौटा तो उसके पास इतनी संपत्ति थी। कहां से? इन विदेशियों ने जो है भारतीय शासन प्रणाली को ही नहीं, यहाँ की राजनीतिक सत्ता रूढ़िवादियों को, यहाँ के लोगों के सिर्फ व्यापारिक लाभ के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ पर राजनीतिक सत्ता को कायम करने के लिए, यहाँ पर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए और इंग्लैंड की आर्थिक आय को बढ़ाने के लिए ये बहुत कड़े नियमों का पालन किया यहाँ पर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि कंपनी के एकाधिकार के कारण, अब कंपनी ने अपना एकाधिकार कर दिया। पूर्व के साथ व्यापार न कर पा रहे व्यापारी उद्योगपतियों का उभरता वर्ग और आमतौर पर ब्रिटेन में मुक्त उद्यम की उभरती शक्तियां सभी उस लाभकारी भारतीय व्यापार और भारत की विशाल संपत्ति में हिस्सा चाहते थे।
जिसका अभी तक कंपनी और उसके सेवक की उपयोग कर रहे थे। आप समझ सकते हैं। अब ये जो यूरोप से आए हुए जो लोग थे, जो जो विदेशी थे, इन्होंने जो है यहाँ पर जब लाभ कमाना स्टार्ट कर दिया तो फिर और शक्तियाँ भी उभरने लग गई। उन्होंने भी कहा कि हाँ, हम भी जो है भारत की विशाल भूभाग का उपयोग करेंगे, यहाँ पर जो है हम भी अपना व्यापार कराएंगे और यहाँ से लाभ कमाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को तोड़ने के लिए जी तोड़ कोशिश की गई और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने बंगाल में कंपनी के शासन पर हमला किया। उन्होंने भारत से ब्रिटेन लौटने वाले कंपनी के अधिकारियों को अपना खासा निशाना बनाया और इन अधिकारियों को नवाब कहकर प्रेस और मंच पर उनका मजाक उड़ाया। अभिजात वर्ग ने इसका बहिष्कार किया और भारतीय जनता का शोषक और उत्पीड़क कहकर उनकी निंदा की। उनके दो खासे निशाने थे, कौन कौन? रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग। कंपनी के विरोधियों को आशा थी कि नवाबों की निंदा करके वे कंपनी को अलोकप्रिय बना सकते हैं और फिर उसे स्थानीयच्युत कर सकेंगे। ये उनका मकसद था। वो नवाब नाम का ही उन्होंने निंदा करनी स्टार्ट कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से विदेशी नीतियों ने हमारे भारत पर बहुत बड़ा असर डाला। तो आज के इस पार्ट में इतना ही। और मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी मैंने आपको कहा था पिछले सेशन में भी कि आंसर राइटिंग करते रहिए। जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो अपने तथ्य प्रकार से रखें, इस प्रकार से उनका स्पष्टीकरण करें कि जो यूपीएससी की सिलेक्शन कमेटी है ना, वो आपको सेलेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाए। समझ रहे हैं? आपको इस तरह से उस टॉपिक को, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इस तरह से लिखना है। सिर्फ लिखना नहीं है कि आप ये सोचें कि भाई कि मुझे लिखना है और बस हो गया। सिर्फ लिखने से मतलब नहीं है, इस तरह से उसे लिखना है कि जो कि यूपीएससी की कमेटी आपको सेलेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाए। तो यहां पर मैंने आपको अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी, जो उनके विशेषाधिकार, जो एकाधिकार वो करना चाह रही थी, जो कंपनी करना चाह रही थी, और वो पूरे भारत पर जो है जिस तरह से वो अधिकार करती जा रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा जो है कुछ तथ्यों की जानकारी दी। और आगे जो है इस जानकारी को मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से जो है उन्होंने आपको अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने आर्थिक नीतियों को बनाया। ठीक है, भारत में अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी वो किस तरह की थी। ठीक है, कौन कौन सी नीतियों का उन्होंने जो है यहाँ पर उपयोग किया था। तो कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता लगेगा कि भाई कि आपको अच्छा लगा, बढ़िया लगा, बेकार लगा, ठीक नहीं लगा। तो आप जो हैं अपने हिसाब से अपनी राय रख सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो पर लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो इसी के साथ में धन्यवाद।